ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। अब देखिए, जो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है उसी से संबंधित ये आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखते हैं कि ये जम्मू कश्मीर लद्दाख देखने को मिलेगा, क्योंकि 370-35 से हटने के बाद दो हिस्सों में बट गया था ना जम्मू कश्मीर। और ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तानी सेना को नहीं सुहाती शांति। और ये भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान के जनरल ने, सेना के जनरल ने जिस तरह की टिप्पणी की थी, उसके बाद कहा जा रहा है कि ये आतंकी घटना हुई है, पर्यटकों को मारा गया है। पूरा देश इस समय पहलगांव आतंकी हमले को लेकर आक्रोश में है, क्योंकि बेचारे आप देखते हैं कि अपनी खुशियां मनाने गए हुए थे। और आप सोच सकते हैं कि किसी की 10 दिन 12 दिन पहले शादी हुई थी, वो अपने परिवार के साथ गया हुआ था, उसका घर उजाड़ दिया गया। चूंकि यह आतंकी हमला पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के एक हालिया जहरीले बयान के भाषण के कुछ दिन बाद ही हुआ है, इसलिए इस हमले के तार उनके उस संबोधन से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। गत 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानियों के समक्ष दिया गया उनका यह भाषण खासा चर्चित हुआ। आज इस भाषण के बिंदुओं और उनके महत्वपूर्ण संदर्भों को समझना और जरूरी हो गया है। और आप देखिए, जब उन्होंने भाषण दिया था ना, उसके बाद एक हिंदू मंत्री है वहां, उन पर भी हमला हुआ था। मुनीर के भाषण के मुख्य रूप से 3 पहलू हैं। पहला यह कि संबोधन उस पृष्ठभूमि में हुआ जब पाकिस्तान बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इन मुश्किलों में राजनीतिक ध्रुवीकरण, अलगाववाद, पानी की साझेदारी को लेकर प्रांतों में खटपट और खस्ताहाल अर्थव्यवस्था जैसे पहलू जुड़े हैं। पाकिस्तानी आर्थिकी तो इतनी कठिनाई में फंसी है कि आईएमएफ जैसी संस्थाओं के रहमो करम पर बस किसी तरह चल रही है। दूसरा, अपने भाषण के जरिए उन्होंने विदेश में बसे पाकिस्तानियों का समर्थन जुटाने का प्रयास किया, जो इमरान खान के समर्थक माने जाते हैं। तीसरा पहलू संभवतः सबसे अहम है, उन्होंने सेना प्रमुख के रूप में अपने सेवा विस्तार के लिए दाव चला, क्योंकि नवंबर में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वहीं यह साबित करने चाहते थे कि सेना ही साहस और एकजुटता से समस्याओं का सामना कर रही है। और आप देखते हैं कि पर वह अपनी इस कोशिश में सफल होते नहीं दिखे। देखिए, आईएमएफ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। और आप देखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। 191 मेंबर हैं इसके। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट से उबरने में सहायता करना। मुनीर के भाषण का सार समझें तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम 2 अलग अलग पहचान बताते हुए पाकिस्तान के गठन की आवश्यकता को नए सिरे से रेखांकित किया है। बलूचिस्तान में अलगाववादी को लेकर दावा किया कि यह बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और कश्मीर को पाकिस्तान की गर्दन की नस बताकर और उसके प्रति संवेदना जाहिर की है उन्होंने। और आप देखते हैं कि इसमें सबसे विवादित अंश को देखें तो उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं के से सर्वथा भिन्न बताते हुए भारत विरोधी विमर्श को नए तेवर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने यही सोचा कि जीवन के प्रत्येक पहलू के लिहाज से हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं। हमारा मजहब, हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं और आकांक्षाएं बिल्कुल अलग हैं। इसी कारण द्विराष्ट्रवाद की नींव तैयार की गई और हम 2 अलग अलग देश हैं जो किसी सूरत में एक नहीं है। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान का गठन जिस द्विराष्ट्रवाद की धारणा पर हुआ था, वह भावना भावी पीढ़ियों में भी अवश्य भरी जानी चाहिए। मुनीर का यह भी दावा है कि 2 राष्ट्र का सिद्धांत तो बांग्लादेश निर्माण के साथ बांग्लादेश की खाड़ी में ही दफन हो गया था और आए दिन बलूचिस्तान या फिर खैबर पख्तूनख्वा में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के लिए पूर्वजों के संघर्ष का उनका आख्यान भी फर्जी है, क्योंकि यह देश असल में अंग्रेजों से उन्हें खैरात में मिला था। और पाकिस्तान को परेशानी में डाल रहे बलूचिस्तान आंदोलन को भी उन्होंने हल्का फुल्का बताते हुए कहा कि क्या आपको लगता है कि ये 1500 विद्रोही हमसे बलूचिस्तान छीन लेंगे? यहां तक कि आतंकियों की 10 पीढ़ियों भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। उनके इस दावे को पोल तथ्यों से खुल गई। वैश्विक आतंकी सूचकांक में पाकिस्तान दूसरे पायदान पर है। जाने माने पाकिस्तानी नेता नेशनल असेंबली में यह उल्लेख कर चुके हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हिस्से सरकारी नियंत्रण से आप देखते हैं बाहर हो गए हैं। पिछले महीने ही सैन्य कर्मियों को ले जा रही एक ट्रेन का विद्रोही लड़ाकों ने जिस तरह अपहरण किया, वह सारी कहानी खुद कह देता है। बलूचिस्तान की हालत कैसे चले
दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ने के बजाय मुनीर विद्रोहियों को सबक सिखाने और उनसे पार पाने की बात करते हुए भूल जाते हैं कि अयूब खान और परवेज मुशर्रफ जैसे नेता प्रमुख भी ऐसी धमकियों के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाए। याद रहे कि अयूब और मुशर्रफ दोनों ही मुनीर की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर जनरल रहे, क्योंकि वे समूची सत्ता सीधे हत्या कर तानाशाह बने हुए थे। यह भी ना भूला जाए कि बलूचों को छेड़ने की परिणति बहुत बुरी रही है। एक और आपको यहाँ बात बता दूं, देखिए परेशानी एक और है यहाँ की। आप देखते हैं सेना की अपनी कंपनियां चलती हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना सबसे अमीर है, क्योंकि आप देखिए इनका राजनीति में भी दखलंदाजी रहती है। और हमारे देश में आप देखते हैं कि सेना का एक ही काम रहता है कि हमारी सुरक्षा की जाए, और वो हमारे देश की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान का अलग ही मामला है। कश्मीर को पाकिस्तान की गर्दन की नक्श करार देते हुए मुनीर ने उसकी आजादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। इस पहलू की हकीकत परखें तो कश्मीर पाकिस्तान की नहीं बल्कि फौज की गर्दन की नस है, क्योंकि उसकी आजादी के नाम पर सेना बजट का एक बड़ा हिस्सा तड़प हड़प जाती है और पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाए रखती है। आप सोचिए वहां के नेता अगर इस तरह के बयान करें तो कहें कि अरे वो तो वोट बैंक पाने के लिए। ये आप देख लीजिए सेना इस तरह के बयान देती, इसलिए पाकिस्तानी सेना कभी भारत के साथ बेहतर रिश्तों का हिमायती नहीं रही। द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन और हिंदू मुस्लिम विभाजन का जुमला इसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अपने भाषण में इस्लामिक मजहबी किताबों के संदर्भों का हवाला देकर भी मुनीर ने खुद को एक मजबूत नेता के रूप में रखने की प्रयास किया और जताया कि असली कमान उनके ही पास है। यह इससे भी जाहिर हुआ कि प्रवासियों की इस हवा को प्रधानमंत्री के बजाय उन्होंने संबोधित किया। और आप देखते हैं कि हमारे देश में कभी आपने देखा है, ऐसा नहीं देखा होगा। हमारे प्रधानमंत्री साहब आप देखिए, हमारी राष्ट्रपति जी करती हैं। भारत में जो लोग पाकिस्तान के साथ वार्ता शुरू करने की हिमायत करते हैं या अमन की आशा का राग अपलापते हैं, उनके लिए मुनीर का यह भाषण आंख खोलने वाला होना चाहिए। कुछ ही महीनों में सैन्य प्रमुख के रूप में मुनीर के सेवा विस्तार का भी फैसला हो जाएगा। अपने 16 अप्रैल के भाषण के जरिए उन्होंने एक तरह से उसके लिए औपचारिक रूप से अभियान भी छेड़ दिया। आने वाले दिनों में यह अभियान और परवान चढ़ेगा। इंटरनेट मीडिया पर उनका कार्यकाल बढ़ाने जाने के आह्वान से लेकर उन्हें पाकिस्तान का रहनुमा बताने वाले उनके समर्थन में कई शहरों में पोस्टर भी नजर आ जाएं तो हैरानी नहीं। भारत के साथ बढ़ती तनातनी में वह अपना यह दावा और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। लेखक पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह बोर्ड के सदस्य हैं, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। इनका नाम आप देखते हैं क्या है, इनका नाम है तिलक देवेसर, ये इनके द्वारा लिखा गया है। कश्मीर की आर्थिकी पर आघात, ये आप देखते हैं कि कोई कहे नहीं मुस्लिमों के, ये जिन लोगों ने आतंकी हमला किया ये मुस्लिमों के हिमायती हैं, कश्मीर के हिमायती हैं, बिल्कुल नहीं। आप देखते हैं कि यहाँ जो रोजगार मिलता है ना पर्यटन क्षेत्र से, वो आप देखते हैं सबसे ज्यादा मुस्लिमों को मिलता है। और आप देखिए जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पर्यटन क्षेत्र अर्थ क्या देता है, एक तरह से सहायता करता है, अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। और आप सोचिए उसी पर आप चोट कर रहे हैं। वहां मैं सुन रहा था किसी को, वो कह रहा था अब तो हमारे बच्चों को रोटी मिलेगी या नहीं, लालत पड़ जाएगी, एक तरह से आप देखिए लेने देने के पड़ जाएंगे, क्योंकि लोग अब जाने से डर रहे हैं। और जो लोग जा रहे थे टिकट करवाया हुआ था वो उन्होंने कैंसिल भी करवा रहे हैं। कश्मीर की सबसे खूबसूरत वादियों में से एक पहलगांव में हुए भीषण आतंकी हमले ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र को भी करारा झटका दिया, क्योंकि कोई मौत के लिए नहीं जाएगा। जब किसी को भरोसा हो जाए कि अरे हमारी वहां मौत हो जाएगी, क्यों जाएगा कोई। इसके साथ ही पर्यटन से जुड़े लाखों कश्मीरियों के जीवन में घोर निराशा घर कर गई। जम्मू कश्मीर में लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन उद्योग कारोबार में रोजगार मिला हुआ है। इनमें से अधिकांश के लिए टैक्सी सर्विस, होटल, गाइड, हस्तशिल्प और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां जीविका का साधन है। इस आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ती पर्यटकों की संख्या कम होती दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक अपनी होटल और फ्लाइट बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। इसका सीधा असर वहां के पर्यटन उद्योग, कारोबार और स्थानीय लोगों के आय पर दिखाई दे रहा है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो पंडितों के साथ हुआ था वो आज तक वापस जाने से डर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछली सदी के अंतिम दशक में जब जम्मू कश्मीर में आतंक चरम पर था, तब कश्मीरी हिंदू घाटी छोड़कर जा रहे थे। तब कश्मीर में पर्यटकों की संख्या नगण्य हो गई थी, लेकिन अनुच्छेद 370-35 से हटाए जाने और विधानसभा चुनाव के बाद माहौल सुरक्षित होने के प्रदेश में देश विदेश के पर्यटकों के कदम तेजी से बढ़ने लगे थे। पर्यटन की ताकत के दम पर राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगी थी। वित्त वर्ष 2024-25 में जम्मू कश्मीर की विकास दर 7% से अधिक रही। इसका सकल घरेलू उत्पाद करीब 2.65 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी करीब 11% बढ़कर 1.5 लाख रुपए अधिक हो गई। इस कारण बेरोजगारी दर भी घटी। यदि हम जम्मू कश्मीर में पहुंचे पर्यटकों की संख्या देखें तो 2020 में यह करीब 34 लाख थी। 2020 में 34 लाख थी। 2023 में आप देखिए 2.11 करोड़ पर्यटक पहुंचे। यह संख्या 2024 में बढ़कर 2.36 करोड़, आप समझ सकते हैं एक बड़ी संख्या होती है, जो एक रिकॉर्ड है। और इस समय प्रदेश के पर्यटन उद्योग का आकार लगभग 12,000 करोड़ रुपए का है। कितना? 12,000 करोड़ रुपए का है। और आप देखते हैं कि आर्थिक गतिविधियों के दायरे में वृद्धि होने से जम्मू कश्मीर की आर्थिकी में सेवा क्षेत्र का योगदान करीब 61% हो गया, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह करीब
55% ही है। राज्य के गैर कर राजस्व में पर्यटन क्षेत्र की हिस्सेदारी तेजी से बढ़कर 25% से अधिक हो गई। लेकिन अब इस आतंकी हमले से पर्यटन कारोबार के संकट में डाल दिया। 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के कारण भी जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को बड़ा झटका लगा था। पर्यटकों की संख्या घटकर आधी रह गई थी। ये आंकड़े भी आप लोग याद रखिए, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले लिखने के लिए मुख्य परीक्षा में। और एक सामान्य जानकारी इस टॉपिक पर जरूर बना के रखिए, क्योंकि आर्टिकल लिखे जाएंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए। पर्यटन कश्मीर की आर्थिक शक्ति है, जबकि एक दशक पहले कश्मीर की आर्थिक की में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संसाधनों की अधिक भूमिका थी। हालांकि जम्मू कश्मीर के अधिकांश लोग जीवन निर्वाह के लिए परंपरागत खेती कृषि कार्य में संलग्न दिखते हैं। कश्मीरी लोग चावल, मक्का, गेहूं, जौ, दलहन, तिलहन, तंबाकू आदि उत्पादित करते हैं। साथ ही बड़े बड़े बागों में सेब, नाशपाती, आड़ू, ये आप देखिए सहतूत, अखरोट, बादाम उगाए जाते हैं। लेकिन इन सबकी उत्पादकता बहुत कम है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के बढ़ने से राज्य की आर्थिकी में सुधार होने लगा था, और इससे कश्मीर के हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों का विकास दिखाई देने लगा था, और इसका फायदा यहाँ के लोगों को सीधे तौर पर रोजगार के अवसर के रूप में मिलने लगा था। ऐसे में कश्मीर से अपने घर को छोड़कर दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जाने वाले युवाओं की संख्या में कमी आने लगी थी। कश्मीरी लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने लगा था। नया निवेश आने से बुनियादी ढांचे, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा होने के साथ आर्थिक सामाजिक खुशहाली बढ़ने लगी थी। लेकिन पहलगांव में आतंकी हमला कश्मीर के पर्यटन उद्योग की रीढ़ तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। साफ है कि आतंकियों ने कश्मीरी लोगों की आर्थिकी पर भी करारा आघात किया है। विश्व यात्रा पर्यटन परिषद के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की लगभग 7% हिस्सा पर्यटन क्षेत्र से आता है। भारत में पर्यटन उद्योग का आकार वर्ष 2024 में लगभग $256 अरब रहा। पर्यटक उद्योग करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। तेजी से बढ़ता भारत का पर्यटन उद्योग अगले 10 वर्षों में $523 अरब का जो हो सकता है। भारत दुनिया के खूबसूरत और अद्भुत देशों में से एक है। भारत अपने बेजोड़ पर्यटन स्थलों के दम पर दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने की संभावना रखता है। सदियों से पर्यटन और आगंतुकों इसके स्थलों की ओर आकर्षित होते रहे। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ष 2023 में 1.89 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया, और उसी साल पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय बढ़कर 2.32 लाख करोड़ रुपए हो गई है। घरेलू पर्यटक भी देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर गए। इसके बावजूद भारत में पर्यटन उद्योग अभी बहुत पीछे है। पर्यटकों का खर्च स्थानीय अर्थव्यवस्था में पुनः निवेश का काम करता है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से रोजगार और पर्यटन से जुड़े विभिन्न उद्योग कारोबार भी बढ़ते हैं। उम्मीद है कि मोदी सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे पहलगांव आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में पर्यटन पर छाए निराशा के बादल छटेंगे। लेखक अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है डॉक्टर जयंती लाल भंडारी। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। मोह प्रबंधन। मोह एक ऐसा मनोभाव है जो कम या फिर अधिक हर प्राणी में उपजता है। संतुलित स्तर पर मोह मानव जीवन के लिए बहुविध, उपयोगी तथा लाभकर होता है। यह दैनिक जीवन को सक्रिय एवं सरस बनाता है। जीवन उद्देश्य के निर्धारण में भी सहयोग होता है। मनुष्य में मोहभाव से सामाजिक व्यवस्था में भी मदद मिलती है। इससे सामाजिक जुड़ाव और परस्पर सहयोग बढ़ता है। यही मोह जब मनुष्य अधिक बढ़ जाता है तो वह मनुष्य के लिए हानिकार भी हो जा सकता है। अतिरंजित रूप में मोह आसक्ति के रूप में ले लेता है। यह मनुष्य के विचार और संकल्पों को दूषित करता है। मोह के इसी स्वरूप के लिए मानस में कहा गया है कि मोह सकल वर्धिन्य कर्म मूला, यानी सब रोगी दुखों की जड़ मोह है, अज्ञान है। आसक्ति के मोह से ग्रस्त होकर ही अर्जुन जैसे धुरंधर धनुर्धर युद्ध मैदान में किन कर्तव्य विमूढ़ होकर भीरू हो गए थे। और आप देखें ऐसे मोहग्रस्त अर्जुन को मोह से मुक्त करने में प्राथमिक उद्देश्य से ही श्री कृष्ण ने गीता के संदेशों को प्रस्तुत किया। गीता के संदेशों में मोह को अंधकारमय जंगल कहा गया। ऐसे जंगल में प्राणी को कुछ सूझता नहीं है, रोशनी की चाह में इधर उधर भटकता है और भ्रम का शिकार होता है। गीता ने बताया कि जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति मनुष्य में अतिशय मोह होता है उसे आसक्ति ही हो जाती है। यह मेरा है कि भाव से मनुष्य उसे सदैव अपने पास रखना चाहता है, लेकिन यह हमेशा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है, क्षणिक है। ऐसी हालत उत्पन्न होने पर ही दुख और पीड़ा होती है। इसलिए अच्छा है कि मोह कम से कम रखा जाए। अतः आवश्यक है कि हम अपने जीवन को शांति सुकून से निर्वहन करने के लिए अपने सभी मोहों को उपयुक्त स्तर तक प्रबंधित रखें। इसे आसक्ति का स्वरूप न लेने दें। पाकिस्तान को सख्त संदेश।
ये मधुबनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की ओर संकेत करते हुए उसे पहलगाम हमले पर अंजाम भुगतने के लिए कहा है। अब मैंने कहा ना, देखिए यही बातें होती रहेंगी, क्योंकि आप देखिए सिंधु जल समझौता था, उस पर भी रोक लगा दी और हमारे वीजा भी रद्द कर दिए, हम लोग ने बॉर्डर भी सील कर दिया, जो पाकिस्तानी उन्हें भी निकलने के लिए कहा। तो आर्टिकल लिखे जाएंगे, आप लोग बस एक सामान्य जानकारी जरूर रखिए। अब पुख्ता हो सुरक्षा व्यवस्था। अब देखिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब में पिछले कुछ समय से जिस तरह से आतंकियों की सक्रियता सामने आई, उसे देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए। मुख्यमंत्री ने बुधवार को डीजीपी सहित अन्य आला अधिकारियों के साथ बैठक जरूर की, जरूरी निर्देश दिए, लेकिन यह देखा जाना आवश्यक है कि महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा कैसी, भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थलों सहित पर्यटन स्थलों को लेकर अधिक सतर्कता बरतनी है। और कई रेलवे स्टेशनों पर मशीनें तो लगी हैं, लेकिन यात्रियों के सामान स्कैन नहीं होते। मशीनें या तो खराब पड़ी हैं या फिर वहां कोई सुरक्षा कर्मचारी ही नहीं रहता है। खास करके अमृतसर, लुधियाना, जालंधर जैसे शहरों में तो यह हाल में स्टेशनों पर कड़ी निगरानी जरूरी है। और हमारी एजेंसियों पर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहते हैं भैया कि जब वो आ जा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, आप कहां रहते हैं उस समय? और आपको मालूम नहीं रहता है कि हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, कोई हमारे यहाँ ऐसा है कि नहीं। और खास ये आप देखते हैं कि कुछ दिन पहले ही जालंधर में भाजपा के वरिष्ठ नेता के घर हैंड ग्रेनेड फेंके जाने की वारदात के बाद मुख्य आरोपित स्टेशन पर काफी देर रुकने के बाद आराम से ट्रेन में सवार होकर दिल्ली की ओर रवाना हो गए। अमृतसर में सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं और वहां बस अड्डा से लेकर रेलवे स्टेशन आप देखते हैं कि क्या देखने को मिलेगा। रेलवे स्टेशन तक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बिना जांच के कोई भी वहां अंदर ना जा सके। लोगों में भी जागरूकता, सतर्कता होना चाहिए। किसी भी स्थिति में पुलिस प्रशासन की हिदायतों का पालन आवश्यक है। इसके साथ ही कहीं भी कुछ गड़बड़ दिखे तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को देनी चाहिए। ये नवाचार से खुलेगा बेहतरी का रास्ता। मानव जीवन में नवोन्मेष और रचनात्मकता का अहम स्थान है। भौतिक ही नहीं, मानसिक बेहतरी के मार्ग में भी नए विचारों और नवाचारों से ही बल पाते हैं। और यही वजह है कि कलात्मक, साहित्यिक और तकनीकी या वाणिज्यिक हर क्षेत्र में ही श्रम और विचारशीलता से अर्जित की गई उपलब्धियों से जुड़े कुछ अधिकार और संरक्षण से जुड़े प्रयास आवश्यक होते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आविष्कारों और अधिकारों और नवाचारों की इस पक्ष से जुड़ा विशेष दिन है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य आप देखते हैं बौद्धिक संपदा जुड़े अधिकारों के बारे में जन जागरूकता लाना। याद रहेगी वर्ष 2025 के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम आईपी और संगीत, आईपी की धड़कन को महसूस करें, ये रखी गई। सब्जेक्ट के बारे में जरूर रखिएगा। यह विषय संगीत उद्योग में बौद्धिक संपदा से जुड़े अधिकारों की महत्व को समझने पर केंद्रित है। संगीत के क्षेत्र में नई रचनाओं को लेकर कॉपीराइट का मुद्दा अक्सर सामने आता है। असल में किसी कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान या फिर तकनीक और सभी क्षेत्र में नवाचार से जुड़ी उपलब्धियां तो बौद्धिक संपदा के अधिकार अंतर्गत आती ही हैं और इनसे जुड़े अधिकार भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ही हिस्सा होते हैं। ब्रिटेन के चर्चित शिक्षाविद जेरेमी फिलिप्स के अनुसार बौद्धिक संपदा में ऐसी वस्तुएं आती हैं जो व्यक्ति द्वारा बुद्धि के प्रयोग से उत्पन्न होती हैं। किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई मौलिक कृति, डिजाइन, ट्रेडमार्क इत्यादि बौद्धिक संपदा है। भौतिक धन की तरह ही बौद्धिक संपदा का भी स्वामित्व लिया जा सकता है। समझना जरूरी है कि स्वामित्व से जुड़े अधिकारों को रेखांकित करने के लिए ही बौद्धिक संपदा कानून बनाए गए हैं और जिनके तहत आप देखिए अपनी बौद्धिक संपदा का नियंत्रण किया जा सकता है। और आप देखेंगे कि अपनी अमूर्त संपदा का उपयोग कर धनार्जन करने से के मार्ग भी ढूंढे जा सकते हैं। हालिया वर्षों में भारत में नवाचारों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर काफी जागरूकता आई है। बौद्धिक संपदा से जुड़ी गतिविधियों के मामले में भारत ने चीन, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अग्रणी देशों में अपना स्थान बनाया है। अधिक आविष्कारों के साथ ही आप देखिए अर्थव्यवस्था को बल देने वाली इन गतिविधियों में कृषि जैसे पारंपरिक क्षेत्र से लेकर दवा, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अत्याधुनिक क्षेत्र भी शामिल हैं। ऐसे क्षेत्रों में घरेलू नवाचार का बढ़ना सीधे रोजगार और सामाजिक बदलाव से भी जुटा है। भारत पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइनों के मामले में विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है। 2023 में ट्रेडमार्क के मामले में हमारा देश वैश्विक स्तर पर चौथे और पेटेंट आवेदनों के मामले में 6ठे स्थान पर है। परंपरागत परिवेश वाले भारतीय समाज में नवाचार केंद्र के रूप में भारत की प्रगति वाकई सराहनीय है। और जब आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो इन आंकड़ों का भी उल्लेख कर दिया करिएगा। ये टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें देखना हो तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये पानी के माध्यम से पाकिस्तान पर प्रहार, जो आप देखिए सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया ना, उसी की बात रोकी गई ना, उसी को बात हो रही है। तो आप देखिए सितंबर 1960 में सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल बंटवारे का समझौता हुआ था। कब? 1960 में।
और आप देखिए इस समझौते पर तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। चलिए इसके बारे में बताइए, एक सामान्य जानकारी लिखिए नीचे आप लोग। इसके अंतर्गत पाकिस्तान के से पूर्व क्षेत्र की 3 नदियों ब्यास, रावी और सतलुज की जल राशि पर नियंत्रण भारत के सुपुर्द किया गया और पश्चिम की नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम पर नियंत्रण की जिम्मेदारी पाक को सौंपी गई। इसके तहत भारत में बहने वाली इन 6 नदियों का 80% यानी कि 167.2 अरब घन मीटर पानी पाकिस्तान को हर साल दिया जाना है वो, जबकि भारत के हिस्से में केवल 20% पानी ही शेष रह जाता है। और नदियों का आप देखते हैं, नदियों की ऊपरी धारा भारत में बहने वाला पानी के जल बंटवारे में उदारता ऐसी अनूठी मिसाल दुनिया के किसी भी अन्य जल समझौते में देखने नहीं आई है। इसलिए अमेरिकी सीनेट की विदेशी मामलों से संबंधित समिति ने 2011 में दावा किया था कि यह संधि दुनिया की सफलतम संधियों में से एक है। लेकिन यह संधि केवल इसलिए सफल है क्योंकि भारत संधियों की शर्तों को निभाने के प्रति अब तक उदार और प्रतिबद्ध बना रहा। 3 बार युद्ध हुआ हमारे और पाकिस्तान के बीच, लेकिन फिर भी आपने देखा है कभी भी हम लोगों ने इस संधि को नहीं रोका। और जबकि जम्मू कश्मीर को हर साल इस संधि के पालन में करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। भारत की भूमि इन नदियों का अकूत जल भंडार होने के बावजूद इस संधि के चलते इस राज्य को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तान की 2.6 करोड़ एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई इन्हीं नदियों के जल से होती है। ये आंकड़े जरूर याद रखिएगा। पाकिस्तान के बड़े भूभाग की 21 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या की जल की जरूरतें भी इन्हीं नदियों पर आप देखिए निर्भर है। यह संधि आप देखते हैं लंबे समय तक स्थगित रहती है तो पाकिस्तान में सूखे की हालत बन सकते हैं। और आप देखते हैं कि दरअसल सिंधु जल संधि के तहत उत्तर से दक्षिण की ओर को बांटने वाली एक रेखा सुनिश्चित की गई है और इसके तहत सिंधु क्षेत्र में आने वाली 3 नदियां सिंधु, चेनाब, झेलम पूरी तरह से पाकिस्तान को उपहार में दे दी गई और इसके उलट भारतीय क्षेत्र में आने वाली ब्यास, रावी, सतलुज नदियों के बचे हुए हिस्से में ही जल सीमित रह गया। इस लिहाज से यह संधि दुनिया की आप देखते हैं कि एक ऐसी इकलौती अंतर्देशीय जल संधि है जिसमें सीमित संप्रभुता का सिद्धांत लागू होता है और संधि की असमान शर्तों के चलते उत्तरी जलधारा वाला देश नीचे की ओर प्रभावित होने वाली जलधारा वाले देश पाकिस्तान के लिए अपने हितों की ना अनदेखी करता है वरन बलिदान भी कर देता है। और आप देखिए पाक हितकारी संधि होने के बावजूद पाकिस्तान ने भारत की उदार शालीनता का उत्तर पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आतंकी हमलों के रूप में दिया ही है। अब इनका विस्तार भारतीय सेना पुलिस के सुरक्षित ठिकानों तक ही भी किया हुआ है और अब पर्यटकों की हिंदू धार्मिक पहचान करके जो नरसंगा और पहलगांव की बेसरन घाटी में किया गया वह यह जताने के लिए काफी कि हमला धर्म के आधार पर किया गया। ये सभी हमले आतंकवाद को बहाना बनाकर छद्म युद्ध के जरिए किए गए, जबकि ये सभी हमले पाक सेना की करतूत है। दरअसल छद्म युद्ध में लागत तो कम आती ही है। हमलावर देश पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर इस बहाने रक्षात्मक भी हो जाता है कि इन हमलों में उसका नहीं आतंकवादियों का हाथ है। और बावजूद आप देखते हैं कि हैरानी इस बात पर है कि संधि को तोड़ने की हिम्मत ना तो 1965 भारत पाक युद्ध के बाद दिखाई गई ना ही 1971 में। हालांकि 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े में विभाजित कर नए राष्ट्र बांग्लादेश को अस्तित्व में लाने की बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल कर ली थी। और आप देखिए कारगिल युद्ध के समय भी हम इस संधि को तोड़ने से चूक गए थे और देर से ही सही, परंतु अब इस संधि को तोड़ने की पहल देश हित में है। ये आप देखिए बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। ये आप देखते हैं कि व्यापक हित साधने में असफल रहा भारत। देखा जाए तो पाकिस्तान की प्रगति में ही अब एहसान फरोमोशी रहा है। इसलिए भारत ने जब झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पर बनने वाली किशन गंगा जल विद्युत परियोजना की बुनियाद रखी तो पाकिस्तान ने नीदरलैंड स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में 2010 में ही आपत्ति दर्ज करा दी थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में किशन गंगा नदी पर 300 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। हालांकि 20 दिसंबर 2013 को इसका फैसला भी हो गया था। दुर्भाग्य कहें या भारत द्वारा ठीक से अपने पक्ष की पैरवी नहीं करने के कारण यह निर्णय भारत के व्यापक हित के साधने में रखने में असफल रहा। न्यायालय ने भारत को परियोजना निर्माण की अनुमति तो दे दी, लेकिन भारत को बाध्य किया कि वह रन ऑफ द रिवर प्रणाली के तहत नदियों का प्रवाह निरंतर जारी रखे। निर्णय के अनुसार किशनगंगा नदी में पूरे साल हर समय 9 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड का न्यूनतम जल प्रवाह जारी रहेगा। हालांकि पाकिस्तान ने अपील में 100 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड पानी की प्राकृतिक प्रवाह की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने नहीं माना था। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानते हुए भारत के खिलाफ यह अपील दायर की थी और इसके पहले पाकिस्तान ने बगलियार जल विद्युत परियोजना पर भी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसे विश्व बैंक ने निरस्त कर दिया था। पाकिस्तान को कड़ा जवाब दरअसल द्विपक्षीय
द्विपक्षीय वार्ता के बाद शिमला समझौते में स्पष्ट उल्लेख है कि पाकिस्तान अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने की इजाजत नहीं देगा। क्या इजाजत नहीं देगा? और आप देखेंगे कि किंतु पाकिस्तान इस समझौते के लागू होने के बाद से ही इसका खुला उल्लंघन कर रहा है। लिहाजा पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के नजरिए से भारत को सिंधु जल संधि को ठुकराकर पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। पुलवामा हमले के बाद भी पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए उस ओर बहने वाली नदियों का पानी रोकने की बात उठी थी। भारत ने अब इस मांग को अंजाम कर तक पहुंचा दिया है। इस कूटनीतिक पहल से पाक की कमर टूट जाएगी। नदियों के प्रवाह को बाधित करना इसलिए भी अनुचित नहीं है क्योंकि यह संधि भारत के अपने राज्य जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए औद्योगिक व कृषि उत्पादन हेतु पानी की दोहन में बाधा बन रही है। इस संधि के चलते यहाँ की जनता को पानी के उपयोग के अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। ऐसे में सिंधु नदी का पानी रोककर भारत को दो तरफा लाभ हो सकता है। एक और इससे भारत सरकार की कूटनीतिक जीत होगी, दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका अधिकतम लाभ मिलेगा। साथ ही यह यदि इस पानी को पंजाब तक लाने का प्रयास है तो इससे यहाँ के लोगों को भी लाभ होगा और दूसरा बिजली उत्पादन भी होगा यहाँ। लेकिन इस पानी को रोक पाना अभी बड़ा मुश्किल है क्योंकि बांध इतने नहीं है और बांध बनाने में सालों लग जाएंगे। कहते हैं कि 5 से 10% पानी ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बहुसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सवाल। हमारे देश में सैकड़ों वर्षों की गुलामी से निकलकर अभी खुलकर सांस भी नहीं ले सका था कि तुच्छ राजनीति की भेंट चढ़ गया। हमारा स्वतंत्र भारत बस एक अखंड देश बनने के बजाय अलग अलग दलों के वोटरों का देश बन गया, ऐसा प्रतीत होता है। एक कौशलेंद्र है लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार, इनके द्वारा ये लिखा जा रहा है। हमारे देश का राजनीतिक विकास इस तरह से हुआ कि हम देशवासियों ने अपने निजी स्वार्थों को सर्वोपरि रखकर कई देश बना दिए। कहने का को तो हम अखंड भारतवासी हैं, परंतु अपने निजी स्वार्थ में हमने इस देश का मानसिक बंटवारा कर रखा है। हालांकि हम लोग आतंकी घटनाओं को देखते हुए ही बड़े हुए हैं। आतंकवादी हमारे जीवन का हम सफर भी रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि अब इस पर पूर्ण विराम लगाने की सख्त आवश्यकता है। अब आवश्यकता है कि हम भी एक विचार एक देश के रूप में सोचना शुरू करें और अपने निजी हितों को दरकिनार रखते हुए केवल उस विचार को धारण करें जिसमें भारतवर्ष पुनः राम राज्य की दिशा में आगे बढ़े। आतंकी घटनाएं पहले भी हुई और इस पर पक्ष विपक्ष देशव्यापी विमर्श भी खूब होता ही रहा है, परंतु कश्मीर में घटित वर्तमान घटना ने अंतर्मन को झकझोर दिया। आज जिस भी नागरिक के दिल में बूंद मात्र भी देशभक्ति होगी वह चैन से सो नहीं सकेगा। आज उसके मानस में हिंदुस्तान के लिए बलिदान हुए वीर सपूतों का बलिदान बारंबार प्रश्न करेगा कि हमने तुमको कौन सा भारतवर्ष दिया और तुमने अपने निजी स्वार्थ में इस देश की क्या हाल कर दिया। भारतवर्ष आज गुस्से में है और यह गुस्सा गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इसे लोग प्रकट भी कर रहे हैं। आज हर भारतवर्षी पाकिस्तान पर कार्रवाई चाहता है। लोगों के मन मस्तिष्क में केवल एक ही प्रश्न कौंध रहा है कि बंगाल से लेकर कश्मीर तक वह हिंदू ही सुरक्षित नहीं है और जो इस देश में बहुसंख्यक समाज है। शायद यह विश्व का इकलौता ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक हिंदू समाज को स्वयं पर गोलियां झेलते हुए और अपने परिवारों को अपने आंखों के सामने तबाह होते हुआ देखते हुए बार बार स्वयं के ही अच्छा होने व दिखने का सबूत देना पड़ता है। विदेश यात्रा बीच में रद्द करके लौटते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे समझ लिया और इस पर देशवासियों को पूरा यकीन है कि सभी देशवासियों को यह पूर्ण भरोसा भी है कि कश्मीर में हुए कायराना आतंकी हमले पर शीघ्र पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि कांग्रेस सहित विपक्षी भी इस जितनी शीघ्रता से समझ लें उसी में भलाई है, क्योंकि इस वक्त देश केवल जवाब के इंतजार में है। अब देखते हैं बाकी क्या करते हैं हमारे मोदी जी, क्या फैसला करते हैं। नया अध्याय लिखने की और झारखंड, ये आप देखिए बोकारो में 8 माओवादियों को मुठभेड़ में मार गिराने के बाद सुरक्षा बल, चलिए उन्हीं की बात हो। एआई की दौड़ में आगे बढ़े देश, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात खूबें हो रही हैं, समझ रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। पिछले वर्ष मार्च में भारत ने अपने एआई मिशन से जुड़ी कई नीतियों की घोषणा की थी। उम्मीद की जा रही है कि आगामी 8 माह के भीतर भारत का अपना एआई मॉडल लॉन्च हो जाएगा। पिछले साल भर से इस सरकार इस पर दिशा में सोच रही है कि हम अलग अलग स्तर पर कई प्रयास करें ताकि कोई ना कोई एक ऐसी बड़ी सफलता हाथ लग जाए जो भारत को वैश्विक एआई के मानचित्र पर एक विश्वसनीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सके। विशेषज्ञों के अनुसार भारत की एआई मिशन की तुलना में अगर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से करें तो उसका उद्देश्य स्पष्ट था। हमें डिजिटल भुगतान के लिए एक सुरक्षित भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। यह लक्ष्य हासिल भी किया जा चुका है, लेकिन एआई को लेकर कहाँ जाना है इसे लेकर अभी लक्ष्य तय नहीं किया गए। और असल समस्या कहाँ है? दरअसल इंडिया एआई टीम खर्च करने की जल्दीबाजी में दिखाई दे रही है
और उसे यह तो पता है कि पैसे खर्च करने हैं, लेकिन उसके पास इस दिशा में आगे बढ़ने का कोई स्पष्ट नजरिया नहीं है। गौरतलब है कि इंडिया एआई की वेबसाइट पर इसकी प्रक्रियाओं का तो उल्लेख किया गया है, लेकिन संभवतः उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि वास्तव में इसे पूरा कैसे करना है। ये समस्याएं भी याद रखिएगा, कहीं इस तरह के क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो समस्याएं भी बताना चाहिए आपको। और एआई विशेषज्ञों के अनुसार एआई पोर्टल पर पुराने प्रोजेक्ट की बाढ़ आई हुई है, लेकिन इन पुराने प्रोजेक्ट से भारत को कुछ खास हासिल होता नहीं दिखाई दे रहा है। वस्तुतः भारत को अब यह तय करना होगा कि उसका एआई मिशन केवल चीन के टक्कर देते हुए दिखाना है या वास्तव में समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी समाधान पेश करना होगा। भारत में लगभग 3% स्टार्टअप एआई इंफ्रास्ट्रक्चर व फाउंडेशन मॉडल्स पर काम कर रहे हैं, और जिसका मतलब है कि भारत अभी तक गूगल, ओपन एआई और मेटा जैसी कंपनियों के स्तर की एआई मॉडल बनाने में अधिक सक्रिय नहीं हुआ। तो वहीं 22% स्टार्टअप एआई टूलिंग पर काम कर रहे हैं। तो यह दर्शाता है कि कुछ कंपनियां एआई मॉडल के विकास को आसान बनाने वाले टूल बना रही हैं। भारत के दृष्टिकोण से यह एक अच्छा संकेत है। लगभग 65% आप देखिए स्टार्टअप एआई एप्लीकेशंस और काम कर रहे हैं, और इनमें से भी लगभग आप देखिए 45% स्टार्टअप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पर केंद्रित है। इसका आप देखिए मतलब है ज़्यादातर स्टार्टअप मुख्य रूप से कॉमर्शियल एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स में संलग्न है, एंगेज हैं, और जिनमें छोटी अवधि में फायदा लिया जा सकता है। केवल 10% स्टार्टअप ही एआई से जुड़े अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय भाषाओं पर केंद्रित LLM अथवा लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर जोर देना एक भटकाने वाला मुद्दा है। एनालिटिक्स में फर्म फैक्टल के अनुसार भारत को आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की क्षमताओं के निर्माण पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह वह केंद्रीय मेधा है जिसमें मशीनें बिल्कुल इंसान की तरह सोचते हैं, समझने की एवं काम करने लगेंगी। माना जा रहा है कि आने वाले 2-3 वर्षों में दुनिया भर में यह शब्दावली आम हो जाएगी कि फैक्टल ने एजीआई की दिशा में भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक फाउंडेशन रीजनिंग मॉडल बनाने का प्रस्ताव भी दिया। पुराने मॉडल का ज्यादा अनुसरण मेटा के एक एआई विज्ञानी यान लेकन ने अक्टूबर में भारत का दौरा किया था। उन्होंने कहा था कि भारत को केवल इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट पर ही नहीं बल्कि एआई रिसर्च पर भी ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब यह था कि भारत को एआई के इनोवेशन पर काम करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ उन्हीं मॉडलों का अनुसरण किया जा रहा है जो पहले से हैं। वैसे इस दिशा में कुछ ऐसे उदाहरण भी हमारे पास हैं जिन्हें काफ़ी हद तक सफल कहा जा सकता है। इसमें एक उदाहरण भारत जैन प्रोजेक्ट का है, परंतु वस्तुतः भारत जैन प्रोजेक्ट आईआईटी बॉम्बे का एक फाउंडेशन मॉडल इनिशिएटिव है, जिसके लिए सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से 265 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। परंतु इस परियोजना के लिए मेटा ओपन सोर्स मॉडल को भी आधार बनाया गया। इसका मतलब है कि भारत अभी भी एआई के नए मॉडल बनाने के बजाय केवल वर्तमान मॉडल को अपनाने उन्हें अपने हिसाब से फाइन ट्यून करने में लगा है। लिहाजा हमें इस बारे में नए सिरे से विचार करना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी ज़रूरतों के अनुरूप अपना विशेष एआई मॉडल विकसित करें। इसका लाभ हमें अपने अनेक क्षेत्रों में मिल सकता है। वैसे किसी क्षेत्र में इसका उपयोग आरंभ किया गया, परंतु इसके विस्तार की त्वरित आवश्यकता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई हमारा लिए सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं, सवाल हो कोई तो बता सकते हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग। धन्यवाद।